हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर आय व्यय से संबंधित प्रतिशत के कैसे प्रश्न आते हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लास का शुभारंभ करता हूं बेसिक के साथ। क्या लॉजिक क्या लगता है, इस प्रकार के प्रश्नों के पीछे क्या आधार होता है और कैसे सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं इसके पीछे का आधार, बेसिक क्या कहता है। देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर वाला सबसे पहले सबसे सिंपल सी बात है, सभी को पता होना चाहिए कि आय जो होती है, हम जो भी पैसा कमाते हैं क्या करते हैं, या तो कुछ खर्च करेंगे और कुछ खर्च करने के बाद जो भी हमारे पास सेविंग्स है, जो बचत है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बचत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इनकम। ये है एक्सपेंडिचर और ये क्या है, सेविंग्स। ठीक है, तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है और अगर उसने 80 रुपये खर्च कर दिया, 100 रुपये आय है, 80 रुपये खर्च कर दिया, मतलब बचत कितनी हुई, तो 20 रुपये हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, फिर आगे और धीरे धीरे क्वेश्चन को जैसे मैं लूँगा तो लेवल बढ़ेगा। सबसे पहले तो एकदम बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। क्लियर है। चलिए, अब बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति है ए, या कोई भी नाम ले लो, राम या श्याम जो भी है। अगर कोई व्यक्ति ए अपनी आय का 40% खर्च करता है, क्या करता है, 40% खर्च करता है। ठीक है, और अगले वर्ष क्या होता है, उसकी जो आय है वो 20% कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ, 20% आय कम हो गई, मतलब उसका डिमोशन हो गया, ये समझ लीजिए। पहले 100 कमाता था, फिर 20% कम हो गई आय, तो 80 हो गई। मतलब कि अगले वर्ष जो उसकी आय है 20% कम हो गई है। और लेकिन खर्चा ऐसा हो गया कि समय के साथ, तो आप सभी जानते हैं खर्चे क्या बढ़ रहे हैं, लेकिन खर्चा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, ये अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, खर्च 10% बढ़ जाता है। तो हमको बताना है उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ा, बचत किस प्रकार प्रभावित हुआ, ये देखते हैं। ठीक है ना, बचत किस प्रकार प्रभावित हुआ। ठीक है, मतलब बचत में वृद्धि देखने मिली या कमी आई बचत में, ये हमको देखना है इस प्रश्न में। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है ए 40% खर्च करता है, अब 40% खर्च करेगा, अपनी आय का ही 40% खर्च करेगा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 100 रुपये उसकी आय है, 40% खर्च कर दिया, 100 का 40% कितना हो गया, 40। ठीक है, 100 का 40% क्या हो गया, 40। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 60। मतलब बचाता ज़्यादा है, अच्छी बात है। 100 रुपये कमाया, 40 रुपये खर्च कर दिया और सेविंग हो गई 60। अब द्वितीय वर्ष क्या हुआ, आय 20% कम हो गई, आय 20% कम हो गई। आय पहले 100 रुपये थी, अभी कितनी हो गई, 100 का 20%, 100 का 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाता है, 20। 100 में 20 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 80 हो गया। ठीक है, आय 20% कम हो जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है। तो ये वाला जो था क्या था, ये खर्च का था, ये इनकम का था, और ये क्या है, सेविंग। ठीक है, अब आगे, जो खर्च पहले 40 रुपये करता था, अब वो 10% और बढ़ा करके खर्च कर रहा है। अब बढ़ा करके खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ 40 की जगह अब वो 40 का 10%, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 रेशियो और अधिक खर्च कर रहा है। तो अब कितना खर्च कर रहा है, 44। तो बचत में क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो अभी वो 80 रुपये कमा रहा है, 44 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब कितना बचेगा,
80 में से 44 माइनस करूँगा तब पता चलेगा ये कितना आ गया 36। तो अभी जो है उसकी बचत 36 रुपये है। अगर उसकी कमाई 80 रुपये है तो खर्च 44 रुपये है और खर्च 36 रुपये है। तो हमको बताना क्या था, बचत किस प्रकार प्रभावित हुआ, मतलब बचत में वृद्धि हुई कि कमी आई। अगर ये 60 है, पहले वो 60 रुपये बचत कर रहा था और अभी वो 36 रुपये बचत कर रहा है, तो 60 और 36, इसका मतलब तो समझ में एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि बचत में कमी देखने मिल रही है। पहले वो ज़्यादा रुपए बचा रहा था, ठीक है, अभी वो कम रुपए बचा रहा है तो कमी आई है। तो बचत किस प्रकार प्रभावित हुआ है, बचत में कमी देखने मिली है। कितनी कमी मिली है, 60 में 36 कम कर दो, कितना 24। किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं प्रतिशत में वृद्धि या कमी, हमेशा प्रीवियस वैल्यू, मतलब कितना 60। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गई होगी बातें कि 6 चौके 24, 40%। मतलब क्या है, बचत जो है 40% कम हो गया है, 40% कम हो गया है बचत। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। ठीक है, अब चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगले तरीके में क्या है, अगर मैं कहूँ कि इनकम जो है 20% कम हो गई, इनकम जो है 20% कम हो गई, तो मैं क्या करूँगा, -20% करूँगा डायरेक्ट। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, आंसर इतना ही आएगा। इनकम 20% कम हो गई तो क्या किया मैंने, 20% कम कर दिया माइनस करके। ठीक है, अगला एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो मैं सीधे इसमें क्या करूँगा, 10% प्लस कर दूंगा। अब प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपन लिख देते हैं समझने के लिए। फिर बचत किस प्रकार प्रभावित होती है पता चल जाएगा हमको। इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, 100 - 20%, इसका मतलब क्या है, 100 का 20% हमको निकालना है, तो 100 का 20% 20 आएगा, तो ये -20 आएगा। ठीक, 40 का 10%, 40 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, 4 आएगा, ये 4। ठीक है, 60, तो 60 का x% हमको नहीं पता, तो मैं सीधे 60 का x% ऐसे लिख लेता हूँ। 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, -20 और ये -4 बराबर 3x डिवाइड बाय 5, ये हो गया -24 इंटू 5 हो जाएगा इधर जा कर के, और इधर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और x का मान कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, माइनस का 40 है, मतलब कि क्या हुआ, माइनस का 40 का मतलब क्या हुआ कि ये कम हो गया, प्लस होता तो बढ़ जाता। तो ये हुआ एक तरीका। आइए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है, उससे उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी, ये हमको बताना है। चलिए, सिंपल तरीका क्या है, 75% खर्च कर देता है। 75% का मतलब होता है 3/4। ये जो हम रेशियो में लिखे हैं ये इंडिकेट करता है इनकम को, ये इंडिकेट करता है किसको, एक्सपेंडिचर को। तो 4 इनकम हो गई, 3 एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितनी हुई, एकदम नॉर्मल सी बात है। 4 रुपये कमाया, 3 खर्च किया, तो 1 खर्च किया होगा, बचाया होगा, 1 रुपये सेविंग है। अच्छा, आगे 20% की वृद्धि होती है आय में, तो डायरेक्ट करो इसको 20%। ठीक, अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि करता है, 10% की वृद्धि करता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बचत में कितनी वृद्धि हुई हमें नहीं पता, तो x% कर देते हैं। 20 चौके 80%, 10 तिया 30%, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x%। 80% माइनस 30%, तो 50%, ये हो गया आपका आंसर। बस 50% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पॉजिटिव वैल्यू है तो वृद्धि हुई है, नेगेटिव आता तो कमी हो जाती। ठीक है, चलिए अब आगे इसी को चलिए सेकंड तरीके से भी बना के देखते हैं, जो पहले हम बनाया करते थे। पहले जब ये तरीका पता नहीं था तो क्या करते थे, 75% है, तो 75% का मतलब ये हो गया 75/100, मतलब 100 रुपये कमाया, 75 खर्च कर दिया, तो 25 बचाया। आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% की वृद्धि हो गई तो ये 20 रुपये ज़्यादा हो गया, तो 120 हो गई उसकी आय, 100 से बढ़कर के 120 हो गई, 20 रुपये की वृद्धि। अब दूसरा,
व्यय में भी 10% की वृद्धि, व्यय भी 10% बढ़ गया। 75 का 10% कितना होगा? 7.5। तो बढ़ गया तो 75 में 7.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 82.5। बचत में कितनी वृद्धि हमको नहीं पता तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी बचत कितनी होगी? 120 रुपये इसकी इनकम है और ये खर्च कर देता है 82.5। तो 120 में से 82.5 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7 और 11 में 7 गया 3, 37.5। तो इसकी अब कितनी हो गई है बचत? 37.5 बचत हो गई है। याद रखिएगा एक बात, हमको क्या बोला गया है? बचत में क्या प्रभावित, मतलब बचत में क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई या कमी हुई है। इसको मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से बचत प्रभावित हुई है। तो कभी भी बड़ा कि कम हुआ ये हमेशा प्रीवियस वैल्यू के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। कई बार हमने सीखा है, पहले ये 25 रुपये बचत कर रहा था, अभी ये 37.5 रुपये बचत कर रहा है। तो कितना अधिक बचत कर रहा है? देखो 12.5 रुपये अधिक बचत कर रहा है। किसके आधार पर? तो पहले कितना करता था प्रीवियस वैल्यू? 25 के आधार पर, 25 के आधार पर परसेंट निकालते हैं तो 100। ठीक है, 12.5 का दुगना करूँगा तो 25 आएगा और ये 2 करूँगा तो ये 50। ये लो 50% आंसर। दो तरीके हैं आपके पास, जो तरीका आपको इजी लगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर ये बोला जाता कि वर्तमान बचत प्रतिशत बताइए, क्या कहा मैंने? शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्तमान बचत प्रतिशत बताइए। तो वर्तमान बचत प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ये है हमारी बचत 37.5 और वर्तमान बचत प्रतिशत, इसको आधार पर हम लेंगे 120 × 100। अगर ये कहेगा कि बचत में कितना परिवर्तन हुआ या बचत में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई या बचत किस प्रकार प्रभावित हुई, तो मैं बिल्कुल जो मैंने बताया ये वाला तरीका हम लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वर्तमान बचत प्रतिशत बताइए कि वर्तमान में उसका बचत का प्रतिशत क्या है। तो हम देखेंगे वर्तमान में वो 37.5 रुपये बचा रहा है, 120 रुपये कमा के 37.5 रुपये बचा रहा है, तो वहाँ मैं आधार 120 ले लूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। और एक बात और याद रखना है कि इस हॉस्टल वार्डन के पेपर में अगर आप एक बात देखें कि हॉस्टल वार्डन के पेपर में आपके पास टोटल समय जो है आपके पास, देखिए दोनों मेथड है, जो आपको इजी लगे, जिसमें समय कम बचे। अब समय को मैं बार बार इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों देता हूँ? आपका 100 नंबर का पेपर है हॉस्टल वार्डन, 2 घंटा, 2 घंटे है। गणित के क्वेश्चन है उसमें 25 और बाकी के थ्योरी क्वेश्चन 75। अब उसमें GS भी है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। अब इस गणित के क्वेश्चन में अगर आपने हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट लिया तो आपने 50 मिनट यहाँ खर्च कर दिया। 2 घंटे इसका मतलब होता है 120 मिनट। 50 मिनट आपने माइनस कर दिया, बचे आपके 70 मिनट। आपके पास बचे हैं 75 क्वेश्चन, सॉल्व करना है 70 मिनट में। एक क्वेश्चन को हल करने में, सॉल्व करने में, मतलब आंसर देने में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ा फट से आंसर कर दिया, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ता है या कुछ याद करना पड़ता है। इंग्लिश में थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है हमारे सारे नॉलेज को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा बहुत आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो समय देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर वो समय 1 मिनट से भी कम होगा, इसीलिए। और ये मैंने तब लेकर के चल रहा हूं जब हम गणित के क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं उस केस में। इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, जरूरी नहीं। कोई क्वेश्चन यहाँ 3 मिनट भी लेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ 1 मिनट में भी सॉल्व होगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप फंसो तो वहाँ पर वो 4 से 5 मिनट भी ले सकता है। ये मैंने एक आइडियल कंडीशन में बताया, 2 मिनट में सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है। अगर आपने तैयारी अच्छी किए हैं, अगर आपकी मैथ्स में अच्छी पकड़ है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो और सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपके लिए ये सिनारियो सही आइडियल सिनारियो है। 70 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी रहता है। लेकिन अगर ये 2 मिनट से अगर आपने बढ़ाया आगे तो हो सकता है वहाँ कहीं ना कहीं टाइम का इशू आ जाए, क्योंकि 1/4 आपका कैलकुलेटिव है, मैथ्स है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, अगर आप थोड़ा स्पीड से सॉल्व करना चाहते हैं और जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ यहाँ पर यूट्यूब की क्लासेस में, आपको अच्छी लगती है क्लासेस, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जा कर के भूपेंद्र मिश्रा ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर हमारी क्लास है मैथ्स एंड रीजनिंग की, उसको परचेस कर सकते हैं। 1499 प्राइस है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो हॉस्टल 30 कूपन आप अप्लाई कर दीजिएगा, 30% प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की भी क्लास है उसमें,
और हॉस्टल वार्डन के लिए टेस्ट सीरीज है, उस पर काम चल रहा है, बिल्कुल बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे, उसको जरूर दीजिएगा। इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज जो लेना चाहते हैं, जो लोग टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, हर एक टॉपिक का अलग से प्रिपेयर करके जाना है, एक एक क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी उसमें आपको। टोटल 17 टेस्ट हैं 170 रुपये में, ठीक है। और अगर हाई लेवल क्वेश्चन करना है, लेवल बढ़ाना है खुद का, तो हाई लेवल की टेस्ट सीरीज है 99 रुपीज़ में। इसमें 10 टेस्ट हैं और 10 टेस्ट में सभी टॉपिक क्या है, मिक्सड अप है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आज इनकम एक्सपेंडिचर के, और 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले लूँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, 13,500 मासिक आय है, और उसका व्यय 9,000 है, व्यय है 9,000। अब उसकी आय क्या है, अगले वर्ष 14% बढ़ गई। तो पहले एक काम करते हैं, ये जो है इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशियो जिंदाबाद, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 है, मतलब कि 5 3 8 1 9, 3 से डिविजिबल है, 3 30 और 3 चौके 12, 1 3 5 15, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो सीधे सीधे करो कि इनकम है 3 रुपये, एक्सपेंडिचर है 2 रुपये, सेविंग है 1 रुपये। बताओ सही है। हमको इतनी बड़ी वैल्यू से मतलब ही नहीं है। जब हमको आंसर परसेंट में पूछा है तो कितनी भी बड़ी वैल्यू रख दो, कोई मतलब नहीं है। आप पेपर में इतनी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करते रह जाओगे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। जब 1 2 3 से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कहाँ एक 13,500 और 9,000 के पीछे पड़ोगे। चलिए आगे। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई। डायरेक्ट करना है 14% बढ़ गई, मतलब कि प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो ऐसा समझने के लिए लिख सकते हो। और उसका व्यय भी 7% बढ़ गया, तो व्यय भी 7% बढ़ गया, तो डायरेक्ट इसी में करो। 7% बढ़ गया तो 7%। बचत में कितनी वृद्धि, क्या अभी लिखा भी है क्वेश्चन, बचत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बचत में परिवर्तन को ही व्यक्त कर रहा है। तो सीधे सीधे मैं इंटू x कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं पता, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। 14 तिया 42%, 7 दूनी 14% और ये x%। तो 42 में 14 माइनस कर दो, कितना 28%। x का मान 28%। अब ये प्लस में है सब कुछ सब, तो क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हुई है कितना 28% की, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। P का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च मतलब कि एक्सपेंडिचर कितना रेशियो है 3, और बचत का अनुपात 2 है। बचत है 2, मतलब कि सेविंग कितना है 2। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए। इनकम का रेशियो 5 हो जाएगा। ये लो, आय के 10% बढ़ने पर उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। आय के 10% बढ़ने पर उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। तो बचत कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा देख लेते हैं भैया, कितना परसेंट बढ़ा। 10 पंचे 50, 12 तिया 36% प्लस 2x%। 50 में 36 माइनस कर दो, कितना जाएगा 14, और 14 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना जाएगा 7%। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 7%। ये लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रवि अपनी आय का 10% बचा सकता था, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय 20% की वृद्धि हुई तो वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, अपनी आय का 10% बचा सकता था। 10% मतलब कि 1/10। तो 10 रुपये इनकम है, 1 रुपये क्या किया, खर्च कर दिया, ठीक है। अच्छा, बचा सकता था मतलब ये क्या हुआ, अगर बचा सकता था मतलब ये एक जो इंडिकेट कर रहा है, किसको, खर्च को कर रहा है कि बचत को, बचत को कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है सेविंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। 10% बचा सकता था मतलब ये 10 में 1 बचा सकता था, तो खर्च कितना कर सकता था 9 खर्च कर सकता था। तो ये है इसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये है इनकम, ये बात है। 2 साल बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो ये कर लो 20%। तो वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, मतलब उसकी जो बचत है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने नहीं मिला। बचत जितनी थी उतनी ही है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ना +1% ना -1%, ना +10% ना -10%, उतने का उतना ही होना, मतलब कि 0%। इसको ध्यान से देखना भैया।
अगर बचत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको आपको ज़ीरो ही करना है, या फिर किसी भी एक राशि पर कोई परिवर्तन नहीं मतलब 0%। क्लियर है। अब उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो व्यय में क्या फ़र्क पड़ा, तो अभी हमको व्यय में लगाना पड़ेगा x%। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। 10 × 20% मतलब कितना जाएगा ये 200%। ये तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, और ये 9 × x तो 9x%। तो ये 200 / 9 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200/9, 9 दूनी 18। इस प्रकार से थोड़ा सा कैलकुलेट कर ही लो, कहीं गलती ना कर बैठो इस छोटी सी चीज़ में, जब यहाँ तक सही किए हैं तो 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, फिर 2 बचा 22 सही 2/9, तो 22 सही 2/9% ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये तो होगा एक्सपेंडिचर और इनकम वाले जो क्वेश्चन, कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी आई उस पर बेस। ठीक है, अब हम थोड़े से कुछ अलग क्वेश्चन भी लेते हैं, और सही क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं इस बार आ सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। देखो टोटल पहले कितनी जनसंख्या थी 9800। ठीक है, उसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। कहा जाता है क्वेश्चन में कि एक वर्ष के पश्चात पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि देखी गई और महिलाओं में 5% की वृद्धि देखी गई। तो 8% की वृद्धि और 5% की वृद्धि होने के पश्चात जनसंख्या कितनी हो गई, तो 10,458 हो गई। तो ये बताना है कि वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुष कितने थे। अब इस 9800 में पुरुष और महिला दोनों हैं। अब उन पुरुष और महिलाओं में, पुरुषों में 8% बड़े हैं, महिलाओं में 5% बड़े हैं। इतना बढ़ने के पश्चात 10,458 हो गई है जनसंख्या। तो बताना है कि बताइए पुरुष की जनसंख्या पहले कितनी थी, यही है वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ये हमको बताना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करते हैं। तरीका देखिए सॉल्व करने का। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं 8% नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि 5% ही जनसंख्या बढ़ी है। अपने हिसाब से क्वेश्चन को चलाओ, बाद में कुछ लॉजिक लगाओ, चेंज कर दो। 8 से 5%, मैं मानता हूँ कि जनसंख्या 8 नहीं लेता, मैं 5% ही लेके चलता कि अगर पुरुष की भी जनसंख्या 5% ही बड़ी होती तो फीमेल की तो ऑलरेडी 5% ही बड़ी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की ही जनसंख्या 5% बड़ी है। तो अगर दोनों की ही जनसंख्या 5% बड़ी होती तो 9800 का 5%, 8 पंचे 40 का 0 यहाँ से ले 4, 8 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका 45 और 4 49। ठीक है, 490। तो 490 पर जनसंख्या बड़ी होती और 490 बड़ी होती 9800 में, तो टोटल करके देख लो जनसंख्या वृद्धि के पश्चात कितना है, तो ये है 10,290। 10,290 जनसंख्या होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि के पश्चात, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जनसंख्या को है, पुरुष की जनसंख्या जो 8% वृद्धि हो रही थी वो हमने क्या माइनस करके चले हैं 3% माइनस करके चले हैं। इसीलिए तो 10,290 के जगह 10,458 जो था हमारा कम आ रहा है। 10,458 से 10,290 क्यों हुआ, ये बीच का अंक कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने जनसंख्या वृद्धि को 3% कम लेके चले हैं। तो यहाँ कितना कम हो रहा है पहले उसको देख लेते हैं। ये कम हो रहा है 8, 15 में ये हो गया 6 और ये 3 में 2 गया तो ये हो गया 1। ठीक है ना, 8 और ये 3 में 2 गया 1। हाँ, 168 हमने देखा कि ये 168 का फ़र्क आया और हमको पता था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे मन में था कि हमने क्वेश्चन में क्या किए हैं, थोड़ा सा छेड़खानी किए हैं, 8 के जगह 5 ही लेकर के चले हैं। तो ये 3% जो कम किए हैं उसी के कारण तो 168 का फ़र्क आया है। यहाँ फ़र्क परसेंटेज में 3% का था और यहाँ फ़र्क एक्चुअल में 168 लोगों का है, जनसंख्या का है। तो 3% बराबर 168 के बराबर हो गया। अब यहाँ 1% का मतलब निकालना है तो 168 डिवाइड बाय 3। 100% का मतलब निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, यहाँ भी 100 से गुणा कर दो तो 100% मिल जाएगा। 3 पंचे 15, 1 3 छक्के 18, तो ये हो गया 5600।
100%। तो ये जो 100% है ये क्या है एक्चुअल में, ये है पुरुष। कितने थे, 5600, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। जनसंख्या वृद्धि के पहले कितने पुरुष थे, 5600। तो महिलाएं कितनी थी, जब टोटल थे 9800, उसमें से पुरुष है 5600, तो महिलाएं तो आप निकाल सकते हो माइनस करके। 8 में 6 गया 2, 9 में 5 गया 4, तो 4200 महिलाएं थी। ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद हम परसेंटेज के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, नवीन ने परीक्षा में 80% सही बनाए, 80% प्रश्न सही बनाए। अगर नवीन द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही हुए, 80% सही बनाए। 41 प्रश्नों में से टोटल, ये क्या है, टोटल है, इसमें से 37 प्रश्न सही हुए और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में 5 प्रश्न सही हुए, तो कुल प्रश्नों की संख्या, बचे हुए 8 प्रश्नों में 5। अब बचे हुए, अब 41 तो हो गए, 41 में से 37 जो है करेक्ट हुए हैं। अब बचे हुए 8 प्रश्न में 5 प्रश्न सही हुए हैं। तो बताना है हमें क्या, कि टोटल कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले 41 टोटल थे, टोटल 80% वो हल करता है, ठीक है। 80% प्रश्नों को सही हल करता है। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ 80% मतलब क्या होता है, 4/5, मतलब 5 क्वेश्चन में 4 सही हल करता है, यही है। 5 क्वेश्चन में 4 सही हल करता है। उसमें 41 में से 37 सही कर चुका, 41 में से 37 सही कर चुका, बाकी के बचे हुए 8 क्वेश्चन में 5 सही करता है। 8 में से 5 सही, बाकी में 8 में से 5 सही, तो इसको मैं रेशियो ले लेता हूँ 8x और 5x। अब बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हमको नहीं पता, 8 तो मैं सिर्फ ऐसा ले नहीं सकता कि 8 में से 5 सही कर रहे हैं, तो रेशियो फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ 8 + 8x लिख सकता हूँ बिल्कुल। और 8 में से 5 सही करता है, ये टोटल वाले को बता रहा है। और ये ऊपर वाला क्या है, जिसने सही किया, 41 में से 37 सही किया, 41 में से 37 सही किया। अब 8 में से 5x सही कर रहा है, तो 8x में से 5x सही कर रहा है। और टोटल क्या बोला गया था प्रश्न में, कि 80% क्वेश्चन वो सही सॉल्व करता है, मतलब 5 में से 4 सही करता है। इसका मतलब ये 5 नीचे आ गया, 4 सही करता है, 4 ऊपर आ गया। ये लो बस सॉल्व कर दो। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, 5 37, तो 5 का गुणा मैं 37 में करूँगा तो 30 पंचे 150, 7 पंचे 35, 135, 185, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भैया टाइम बहुत कम है पेपर में, इसलिए कैलकुलेशन की स्पीड जो है बढ़ाना पड़ेगा। 5 पंचे 25x, 41 चौके, तो 40 चौक कितना था, 160, और 4 एकम 4, 160 और 64, ये 164 हो जाएगा। ये 8 चौके 32x, तो 32 में से 25 7x, 185 में से 164, इधर माइनस कर दोगे तो चलो एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं। तो ये हो गया 16 और 5 21, 7x बराबर 21, x बराबर 21/7, x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया। अब देखो आंसर अभी आया नहीं है ना, बस छोटा सा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 10% क्या बचा है। देखो 41 क्वेश्चन पहले तो हमको ये पता है, कंफर्म है कि 41 क्वेश्चन ये तो थे, उसमें 41 थे। 8x बचे हुए क्वेश्चन थे, x बराबर 3 है, तो बचे हुए कितने क्वेश्चन थे जो उसको अभी सॉल्व करना बाकी था, तो 8x 8 दिया 24। 41 में से 37 सही किया था, बाकी बचे हुए क्वेश्चन में 8 में से 5 सही करता था, तो हमने माना कि वो बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसके 8x हैं। x का माना यहाँ 3 आ गया, तो 8 दिया 24 हो गया। तो 41 सॉल्व करने के पश्चात 24 क्वेश्चन और बचे थे उसके सॉल्व करने के, तो 41 पहले थे, 24 अभी हैं, तो पहले के बचे हुए 24 टोटल कर दो, आपको कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। 4 और 1 5, 4 और 2 6, 65 प्रश्न थे उस प्रश्न पत्र में। ये है आपका आंसर। तो ये तो हो गए क्वेश्चन जो इनकम एक्सपेंडिचर पर आधारित थे, परसेंटेज के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं आय व्यय वाले। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने और लिया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे इंपॉर्टेंट लगे। अब इसका तीसरा पार्ट और आएगा जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन प्रतिशत के आधार पर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हॉस्टल वार्डन हो, सहायक शिक्षक भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा। तो वीडियो यहीं तक था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सीरीज़ चलते रहेगी।
रहेगी। अगर आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहेंगे और लाइक करेंगे तो बिल्कुल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सहयोग दिखाना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने सभी दोस्तों के बीच। क्वेश्चन की ये ऐसी सीरीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।